अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। खास तौर पर बात करेंगे उस आर्टिकल की जो इमरान खान साहब का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में छपा है, और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ़ हो रही है। बल्कि बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है ऐसा कहा जा सकता है कुछ लोगों को, और जब मैं कुछ लोग कहती हूँ तो आप समझ जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों को इस वक्त दो चीज़ों की बड़ी परेशानी है। एक तो जो मारंग बलोच ने धरना दिया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, वो बहुत परेशान किए हुए, और दूसरा जो इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान का आर्टिकल छाप दिया है और उसके ऊपर जो एक मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि बहुत ही तकलीफ है इन दो चीज़ों की। और इस तकलीफ का इजहार कैसे कैसे हो रहा है ये मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। फिर जनाब एक और ख़त आ गया है जेल से बाहर। ये ख़त इस दफ़ा किसका आया है आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हामिद मीर साहब ने एक बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग किस्म की खबर फाइल की है, और ये खबर उनकी क्या है, इलेक्शन के इल्तवा से मुतलिक वो क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है, ये भी बड़ा अलार्मिंग है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक अफसोसनाक खबर है पीटीआई के लिए, एक उनके बहुत अहम मेंबर हैं जिनका इंतकाल हो गया है, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले ज़रा इसी पर बात करेंगे कि जो इस वक्त दो चीज़ें बड़ी परेशान किए हुए हैं बहुत ताकतवर लोगों को, तो वो क्या हैं। एक तो हमें नज़र आ रहा है कि मारंग बलोच साहिबा ने जो एक बिल्कुल कैपिटल में आकर धरना दिया हुआ है, उसने बहुत परेशान किया हुआ है, क्योंकि फिल वक्त किसी तौर भी सख्त सर्दी में, धुंध में, तकलीफ़ में, शिद्दत में ये लोग ये धरना ख़त्म करने को राज़ी नहीं हो रहे। और फिल वक्त हम ये भी देख सकते हैं कि किसी तरह का भी उनके साथ कोई डायलॉग भी नहीं चल रहा, और जो थोड़ा बहुत पहले कोशिश की भी गई थी इंगेज करने की, वो इतनी ऐसी पेशरफ थी कि जिसके ऊपर वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, और उनका कहना था कि वो इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल वो वहीं बैठे हैं, और उनके बैठे रहने से बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इस तकलीफ़ का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो रहा है। एक तो जनाब मारंग बलोच साहिबा पर एक नई FIR काट दी गई है, और FIR काटी गई है कि जनाब वो लोगों को इदारों के ख़िलाफ़ उकसा रही हैं। तो फिर वही घिसा पिटा पुराना कानून बगावत और गद्दारी का उसको उठा कर के ले आए हैं, और यही बातें कि जनाब ये सब तो कुछ मुक़द्दस लोग हैं, मुक़द्दस हस्तियां हैं और मुक़द्दस इदारे हैं कि जिनको कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उनकी जो तकलीफ़ है उसको रफ़ा नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको कोई नहीं देख रहा है, और बस उसमें से उनको फिर ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत के इस्तेमाल से मज़ीद सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो FIR काट ली गई है। आने वाले दिनों में मुझे नहीं मालूम है क्या उसमें उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाए और धरने को मुंतशिर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई भी हरकत या ऐसा कोई भी अमल किया गया जिसके नतीजे में कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो ये बहुत ही तकलीफ़देह होगा, और ये मसले को ख़त्म नहीं करेगा बल्कि ये मसले के और ज़्यादा गंभीर होने की तरफ जाएगा, संगीन होने की तरफ जाएगा। लेकिन इतनी अकल इस वक्त किसी में नहीं आ रही है, क्योंकि इनके जहन पे सिर्फ एक चीज़ सवार है कि ये डंडे वाली रियासत है, सबको डंडे मारो और सबसे अपनी मर्जी चलवाओ और सब पर अपनी मर्जी मुसल्लत करो। तो यही इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। बहरहाल जी ये धरना भी जारी है, और देखें कि इसका क्या एंड रिज़ल्ट निकलता है। इसके ऊपर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ख़बरें भी चल रही हैं। कल गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक फ़ेक तरीके से मारंग बलोच साहिबा को एक रॉन्ग नंबर साबित करने की कोशिश करते हुए एक फुटेज शेयर की, और कहा कि जी देखिए ये अपने भाई के लिए बैठी हुई हैं यहाँ पर धरना देकर, जबकि इनका भाई तो मौजूद है बलूचिस्तान में, और वो तो एक गवर्नमेंट की नौकरी भी कर रहा है। और एक वीडियो भी उन्होंने एक शेयर की हुई थी कि ये मारंग बलोच का भाई है और ये तो बाजियाब है, और ये बिला वजह यहाँ पे धरना दे के बैठी हैं। तो पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम था इस बात का कि मारंग बलोच साहिबा का जो भाई है वो यही है जो कि इस वीडियो में शख्स मौजूद है, क्योंकि गरीदा फ़ारूकी साहिबा के वो कॉल वो उनका भाई है, मुझे मालूम नहीं था ऑनेस्टली। लेकिन बाद में मैंने एक ख़बर ये ज़रूर मेरी नज़र से गुजरी कि मारंग बलोच साहिबा का भाई शायद वही शख्स था जो गरीदा फ़ारूकी कह रही थी, और गरीदा फ़ारूकी साहिबा इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रही थी कि जैसे वो अपने भाई के लिए बैठी हुई हैं, हालांकि उनका भाई पहले से बाजियाब हो चुका है। और बहुत से जो दूसरे मिसिंग पर्सनस हैं, चूँकि वो उस वक्त जब उनका भाई मिसिंग पर्सन था, लापता था, उस वक्त से उन्होंने वो मूवमेंट को लीड करना शुरू किया था। तो उनका भाई जब वापस आ भी गया तो उसके बावजूद भी उन्होंने मूवमेंट जो थी वो तर्क नहीं कर दी थी, क्योंकि बाकी बहुत से लोग अभी लापता हैं, तो वो इसलिए उसको स्टिल आगे लेके चल रही हैं कॉज को।
तो उन्होंने जो उसका तासुर देने की कोशिश की वो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन बहरहाल आपको तो मालूम ही है कि वो क्यों और कैसे ये सब करती हैं, तो इसलिए इस पर मज़ीद क्या बात करूँ। बाकी जी दूसरा जो इकोनॉमिस्ट में खान साहब ने मजमून लिख दिया है, ओए होए होए, उसने तो बहुत ही मिर्चें लगा दी हैं, और उसके ऊपर जो एक्सट्रीम किस्म का एक रिस्पॉन्स आ रहा है उसने तो और भी सबको परेशान कर दिया है। इकोनॉमिस्ट मजमून के जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक इतना रिस्पॉन्स कभी किसी आर्टिकल पे नहीं आया जितना इमरान खान साहब के आर्टिकल पर आ रहा है, और अब वो भी खूब मज़े ले रहे हैं और एक एक लाइन को बार बार जो है वो ट्वीट करते हैं, उसका कुछ हिस्सा निकाल के कभी ट्वीट करते हैं, कभी कुछ हिस्सा निकाल कर। तो उनको भी पता चल गया कि जो रिस्पॉन्स इस पर आया है उससे वो जितना अर्न करें ऑब्वियसली उनके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खान साहब का ये जो मजमून है उसकी वजह से कहाँ कहाँ पेट पे मरोड़ उठे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो निगरान वज़ीर इत्तलात साहब हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, वो लिखते हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया है कि जी हम तो एक लेटर लिखने जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट को, और हम उनसे पूछेंगे कि जनाब ये आपकी किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त है कि एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नाम से आपने आर्टिकल छाप दी है, वो सज़ा याफ्ता शख्स है और जनाब उसने इदारों के ऊपर हमले किए हुए हैं और वो कन्विक्टेड है, और आपने उसका मौक़िफ़ जो है वो छाप दिया है और उसको दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो ये आप किस किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा मज़ाक़ ख़ेज़ बात हो नहीं सकती थी, और ना जाने इनको कौन इस किस्म के जाहिलाना मशवरे देता है कि ये लोग इस किस्म की बात करें। पहली बात तो ये कि आप इकोनॉमिस्ट वालों को क्या समझते हैं कि मतलब वो आप लोगों के मीडिया चैनल्स और अखबारात की तरह है कि जिनको आप जो है वो एक फ़ोन कॉल करेंगे या उनके मालिकान को लाइन हाजिर करके उनसे जो चाहे मनवा लेंगे और वो चुप करके आपके सामने लेट जाएंगे और कहेंगे ओके बॉस हम ऐसा ही करेंगे। यानी आप समझते हैं कि जैसे आप अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा देते हैं, या आप उनको अगवा कर लेते हैं, या उनको मिसिंग पर्सन बना देते हैं इमरान रियाज की तरह, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर सहाफ़ियों को कत्ल भी करवा देते हैं, तो क्या यही हथकंडे आप लोग इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी आजमा सकते हैं? यानी आप किस तरह उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या छापना है और क्या नहीं छापना। इससे ज़्यादा यानी एक मज़ाक़ ख़ेज़ बात हो नहीं सकती थी रिस्पॉन्स जो वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब का आया। यानी या तो ये होता ना कि उन्होंने आपके ऊपर कोई ऐसी बात की तो आप जाकर डेफेमेशन का उन पर हद तक इज़्ज़त का दावा भी करें तो बात समझ में आती है। भाई वो किसका मौक़िफ़ छापते हैं नहीं छापते हैं ये उनकी चॉइस है। हाउ कैन यू डिक्टेट देम कि भाई आप ये ना करें और ये करें और आप चलें उनको ज़िम्मेदाराना सहाफ़त सिखाने। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के कितने बड़े लंबरदार हैं। अब उसके ऊपर उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं उस पर अलग से बात हो सकती है यकीनन, मैं कोई उनकी इतनी वो फ़ैन नहीं हूँ बहुत सारे मामलात में, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आप उनको ये लिखेंगे और वो आपको कहेंगे कि ओहो हो ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई। कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, समझ से बात बाहर है। और दूसरी बात, आप ये उनको तो कह रहे हैं कि जनाब कन्विक्टेड बंदा था तो आपने उनका मौक़िफ़ चला दिया तो ये हो गया। तो भाई पहले आप मुर्तज़ा सुलंगी साहब अपनी मिनिस्ट्री का तो हिसाब दें कि आपकी वजारत इत्तलात व नशरियात ने 21 अक्टूबर को एक कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता मफरूर और इश्तिहारी शख्स की पूरी तकरीर बराह रास्त क्यों मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर की। अगर ये कोई गलत काम है या ये कोई गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त है कि किसी कन्विक्टेड बंदे का आप मौक़िफ़ नहीं दे सकते, तो फिर आपके टीवी चैनल्स ने ये मौक़िफ़ क्यों चलने दिया? क्यों मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर सब ने लाइव दिखाई? किसकी परमिशन थी? आप उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे। तो जो काम आपकी नाक के नीचे हो रहा है उस काम को आप इंटरनेशनल मीडिया को सिखाने चलें कि जी आपने बड़ा गलत काम किया। ये सूरत हाल है आप लोगों की मुनाफकत की। एक तो आप खुद गैर आइनी हैं, आपका काम था 90 दिन में इलेक्शन करा के चलते बने, और आप यहाँ पर डेरे जमा के बैठे हुए हैं। इलेक्शन आपने क्या करवाने थे? आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा एक सियासी किरदार अदा किया, एक कठपुतली होने का, टाउट होने का, और उसके बाद फिर जिस तरीके से आपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए लोगों के हुकूक पामाल किए, उसके बाद आप अब इंटरनेशनल जरीदों में इस किस्म के ख़त लिखकर बाज़ पुरस के लिए अपना और पाकिस्तान का मजाक बनवाना चाहते हैं। यही मुझे तो समझ आ रही है। अब आप आ जाते हैं कि ये तकलीफ़ सारी इसीलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान की बात सुनी जाती है, क्योंकि उसका आर्टिकल
छपने से एक पूरे वर्ल्ड में बेनकाब हो गया सारा आपका इलेक्शन प्रोसेस कि आप लोग कर क्या रहे थे। और यही वजह है कि आपसे ये सब करके भी जब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही तो कभी एक तरीके से तो कभी दूसरे तरीके से इलेक्शन के इल्तवा की बात की जाती है, गौर किया जाता है ऑप्शंस पर कि किस तरह इलेक्शन को रोका जाए। अब ये जो सेनेट की करारदाद हुई इस पर बड़ी स्टोरियाँ आ रही हैं। अब मुख्तलिफ पार्टियां अपने सेनेटर्स को शो कॉज भी जारी कर रही हैं कि जी आपने मुखालफत क्यों नहीं की, आपने मुखालफत भी। जहाँ से वो करारदाद आई थी सबको पता है कि बाप का बाप कौन है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं जनाब कि वो करारदाद मंजूर हो जाती है। वैसे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, मैंने पिछले व्लॉग में इस पर तफसीली बात की हुई है, लेकिन उसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वहाँ से ये करारदाद का आना ये तशवीशनाक बात है। वैसे उस करारदाद की हैसियत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो करारदाद आई है वहाँ से आना तशवीशनाक बात है, क्योंकि करारदाद से तो इलेक्शन नहीं रोके जा सकते, लेकिन कुछ और करके इलेक्शन ज़रूर रोके जा सकते हैं अगर वहाँ पे डिसाइड हो गया कि इलेक्शन रोकने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और हामिद मीर साहब ने भी यही बातें आज दोहराई हैं। उनका कहना है कि मुख्तलिफ सेनेटर्स ये बात बता रहे हैं हामिद मीर साहब को कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब उन्हें ये कहते हैं निजी महफिलों में कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। और इससे पहले भी हामिद मीर साहब ये बात कर चुके हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है और निगरान हुकूमतें ये चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हों। एक तो उन्हें खुद भी ज़ाहिर है फ़ायदा है कि वो मुफ्त में मज़े लूटते रहेंगे, और दूसरा इस वक्त ज़ाहिर है कि तमाम कुव्वतों को भी ये सूट नहीं करता कि पीटीआई हुकूमत में आ जाए, और तमाम तर मैनेजमेंट के बावजूद उन्हें ये खदशा है कि पीटीआई हुकूमत में आ सकती है। तो हामिद मीर साहब ने आज ये सारी स्टोरी बताते हुए ये भी खदशे का इजहार किया है कि कुछ सेनेटर ये तक कह रहे हैं कि इलेक्शन रुकवाने के लिए खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा वाक़या भी हो सकता है कि जिसकी वजह से इलेक्शंस को डिले करा दिया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और तमाम अहम शख्सियात को भी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और अगर हामिद मीर साहब ये बिल्कुल बेसलेस बात कर रहे हैं अगर, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर हामिद मीर साहब की बात दुरुस्त है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब है। और अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या अगर रूनुमा होता है तो फिर उसको कतन भी कोई भी हादसाती वाक़या तो नहीं समझा जाएगा, फिर तो उसको यही समझा जाएगा कि ये कोई प्री प्लान साजिश है। तो ये हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ा दावा किया है, और उनके लेवल पर अगर बंदा ये बात कर रहा है तो ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है फेंकने वाली। बहरहाल अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाकी जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक ख़त जारी किया है जेल से, और उन्होंने इसमें ख़ास तौर पर जो अपने अवाम है उनको मुखातिब किया है। इसमें उन्होंने अपने लोगों को मुखातिब करते हुए बताया है कि उन्होंने जेहलम के लिए कितने तरक्याती काम किए हैं। वैसे ये काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी है, तकरीबन तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी इस बात को तस्दीक करते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने अपने हल्के में काफ़ी काम कराया है। उन्होंने जिक्र किया है कि जो नहर का मंसूबा बड़े अरसे से पेंडिंग था वो उन्होंने कंप्लीट कराया, फिर लिल्ला जहलम 2 रोया सड़क जो थी वो स्टार्ट करवाई, मुख्तलिफ गाँवों में शहरों में सड़कें बनवाई, और फिर मुख्तलिफ जो हेल्थ सेंटर्स थे वहाँ पर अमला डॉक्टर्स तैनात किए, और वाटर सप्लाई की स्कीमें बनी और लोगों के पानी का मसला हल हुआ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को गिनवाया। फिर यही जो लिल्ला इंटरचेंज है, लिल्ला जहलम इंटरचेंज, इसके ऊपर ही बेसिकली फवाद चौधरी साहब पे इस वक्त इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने कुछ इसमें करप्शन की है। मुबैना तौर पर नैब के उसी केस में वो जो है पकड़े भी गए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक मुख्तलिफ इत्तलात हैं उसके मुताबिक ऐसी किसी करप्शन का बज़ाहिर सबूत तो नज़र नहीं आता। बहुत ही ये ऐसा फ्रीवलेस सा केस लग रहा है। लेकिन खैर फवाद चौधरी साहब ने ये सारी बातें जेलम से लोगों से की हैं, और एक तरह से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है ख़त लिखकर, और कहा है कि जी मैं आपके साथ खड़ा रहा हूँ हल्के के लोगों के साथ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, तो एक तरह से उन्होंने अब अपने अवाम को इस पर मुखातिब किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई फवाद चौधरी साहब को पहले की तरह पजीराई मिलेगी या नहीं। इसका बहुत हद तक ताल्लुक तो इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या फवाद चौधरी साहब पीटीआई के टिकट को दोबारा हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, या पीटीआई उन्हें टिकट देने का फैसला करती है या नहीं। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ये बात दुरुस्त है कि अपनी जगह फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब का जो ख़ानदान है वो सियासी तौर पर यहाँ पर एक स्ट्रेंथ रखता है, लेकिन ये भी बात अपनी जगह हकीकत है कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ने पर वहाँ के जो हल्के के लोग हैं वो बड़ी हद तक नाराज़ भी हुए फवाद चौधरी साहब से।
لیکن اب اس کے بعد جب صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ جس میں مختلف لوگ آ کر خان صاحب پہ مختلف باتیں بھی کرتے رہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے کمپیریٹیولی گریس کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کوئی ان کے خلاف اس طرح سے گفتگو تو نہیں کی ہے. تو اس کے بعد اب وہ ظاہر ہے اسی پاداش میں جیل بھی کاٹ رہے ہیں. تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ان سے ایک ہمدردی کا گوشہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر فواد چودھری صاحب کو دوبارہ خان صاحب کر لیتے ہیں ایکسیپٹ، اور ان کو پی ٹی آئی میں بھی ایکسیپٹ کر کے انہیں ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، تو یہ فواد چودھری صاحب کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے. خیر اس پر حتمی فیصلہ تو خان صاحب نہیں کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ابھی تک کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، ان کو تو نہیں ٹکٹ ملے گا. لیکن خیر فواد چودھری صاحب نے ایز سچ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی، انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر فواد چودھری صاحب آزاد حیثیت میں لڑیں گے تو پھر بھی ان کا بالکل یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بالکل زیرو چانس ہے، لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی جیت سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ابھی تک وہ لوگ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں، اور فیصل چودھری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وہ 13 تاریخ کو سرپرائز دیں گے. تو میرا یہ اندازہ ہے کہ شاید اندر، یہ میرا اندازہ ہے، کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اندرونی طور پر کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ان کے دوبارہ سیٹل ہو سکیں، اور وہ پی ٹی آئی کا اگر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر فواد چودھری صاحب کے لیے بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ان کی بہت اہم کلیدی کردار ہوگا اس ٹکٹ کا. لاسٹ میں ایک افسوسناک خبر ہے، جو عاصم تنہا صاحب ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے. عاصم تنہا بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے شاعر تھے جنہوں نے مختلف نغمے بھی لکھے، اور چلو چلو عمران کے ساتھ اور ہم کوئی غلام تو نہیں، یہ سارے نغمے لکھنے والے شاعر اور بھی لکھتے رہتے تھے. کافی عمران خان صاحب کے شیدائی تھے یہ، اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اچھا، ان کے قتل کے اوپر مختلف آراء آ رہی تھیں کہ یہ کیا جو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کے انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا اسی کا کوئی شاخسانہ ہے، یا ان کا جو قتل ہے یہ کوئی اور واقعہ ہے. تو اس کے اوپر جو ابھی تک خبر آ رہی ہے زیادہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا. وہ کچھ ان کی آخری ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور وہ سب سے دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے، اور وہ کافی پریشان بھی لگ رہے تھے ان ویڈیوز میں. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید یہ ان کا کوئی خاندانی تنازع تھا جس کے اوپر انہیں قتل کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ان سے وابستہ تھے وہ دکھی ہیں اس کے اوپر. لیکن جناب عاصم تنہا جو ہیں وہ اب تنہا ہو گئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے جناب اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.